तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 7 इतिहास हरियाणा बोर्ड की किताब है ये आपकी हमारा भारत 2, उसके पाठ नंबर 4 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पाठ का नाम है विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार। चलो शुरू करते हैं पाठ को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब एक चीज़ बता देता हूं कि आपको ये जो कंप्लीट बुक है इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और MCQs, ये 4 चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पहली कमेंट है उसको चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन, आओ जाने कितना सीखा। बहुत ही आसान से है, MCQs देते हैं स्टार्टिंग में बहुत प्यारे से। चलो सही उत्तर छांट रहे हैं हमको ऑप्शन टाइप में से। निम्नलिखित प्राचीन विश्वविद्यालयों में से कौन सा विश्वविद्यालय आज के समय भारतीय भूभाग में स्थित नहीं है। यानी कि जो भारत का नक्शा है, पहले भारत काफ़ी बड़ा होता था, जिसके अंदर हम भारत को जो है ना, आज के टाइम पे जो भारत है हमारा ऐसे ऊपर का हिस्सा, ठीक है, और ऐसे जो है हमारा जो भारत बना हुआ है इस डिजाइन में कुछ ऐसा सा। तो पहले भारत इतना सा नहीं था, ऐसा नहीं होता था, क्योंकि यहाँ वाला जो हिस्सा था जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ पे एक हिस्सा है बांग्लादेश जिसको कहते हैं, तो वो जो हिस्से हैं वो भी भारत का ही हुआ करता था पहले। तो उस समय की बात हो रही थी जब हम पाठ पढ़ा हमने वो चीज़। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा हिस्सा पहले तो भारत में था ही, लेकिन अब के भारत में नहीं है, मतलब ये पाकिस्तान बनने के बाद वो भारत में नहीं रहा। वो कौन सा विश्वविद्यालय, उसका नाम हमको बताना है। तो नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, तो कौन सा है वो, तक्षशिला विश्वविद्यालय पड़ता है वो, जो कि पाकिस्तान में पहुंच गया अब। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ईस्वी में चीन के शासक मिंगती के निमंत्रण पर कश्यप, मारतंग तथा धर्मरक्षित नामक 2 आचार्य चीन की यात्रा पर गए थे। तो कब गए थे वो हमसे ये पूछ रहे हैं। तो वो गए थे 67 में, 67 ईस्वी में, मतलब बहुत 100 साल पहले। मतलब जैसे अब 2022 चल रहा है ना, 2022 तो ईस्वी चल रहा है ऐसे, वैसे वो 67 ईस्वी में गए थे। तो देखो बहुत पुरानी बात है ये, है ना। इंडीज शब्द भारत की किस नदी से लिया गया है, मतलब भारत की खालिस्तान नदी से लिया गया है। जो इंडीज है ना, इंडीज को जो है प्राचीन टाइम में जो है सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी आपने 6th क्लास में या 7th में भी आ जाती है कई बार। सो वही सभ्यता की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसी सभ्यता में जो मेन नदी थी सिंधु नदी, उसी की वजह से भारत को इंडीज का, उस नदी को इंडीज कहते थे विदेशी लोग, और फिर इंडिया कहा जाने लगा था भारत को भी आगे चलते हुए। तो ऐसी अजीब अजीब से फैक्ट से यार क्या ही बोले। तो ये थी हमारी सिंधु नदी, ठीक है। इंडीज किसको कहते थे, सिंधु नदी को कहते थे। महावीर और अभयगिरी नामक बौद्ध मठ खालिस्तान देश में बनवाए गए थे। यानी कि हमसे देश का नाम पूछा है कि कौन से देश में ये 2 मठ बनवाए गए, महावीर, महाविहार और अभयगिरी। तो ये चीन, कंबोडिया, श्रीलंका, भारत, कहाँ पे बने थे, श्रीलंका में बने थे। भारत से कुछ लोग जो है ना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है गए, और कालांतर के दौरान जो है ये 2 मठों का निर्माण करवाया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पौराणिक आख्यानों के विभिन्न प्रसंगों का सुंदर चित्रण किया है। यानी कि एक मंदिर का नाम हमको बताना है। एरावन मंदिर, अंकोरवाट, पशुपतिनाथ, आत्सगाह। तो ये इनमें से जो है अंकोरवाट का मंदिर भारत में नहीं है, ये आई थिंक ये बाहर का ही है शायद से कोई। तो इस मंदिर के ऊपर जो है रामायण, महाभारत और पौराणिक आख्यान जैसे कि जातक कथाएं हो गई या और भी बहुत सारी कहानियां वहाँ पे चित्रित करी गई है, उस मंदिर की दीवारों के ऊपर दर्शाई गई हैं। तो वो कौन सा मंदिर है, अंगकोरवाट का मंदिर। वो ये याद रखना है, ये काम से का हो सकता है क्वेश्चन आपका, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो हमको भरने हैं खालिस्तान। कंबोडिया में स्थित, देखो ये आ गया ना, मैं कह रहा था भारत में नहीं है, ये देखो कंबोडिया में है। ये कंबोडिया में स्थित अंगकोरवाट का मंदिर जो है खालिस्तान देवता को समर्पित है। उस जो मंदिर बनाया गया ना, ऐसे होता है बहुत सारे देवताओं की मूर्तियां लगी होती है वहाँ पे, लेकिन एक मेन देवता होता है जिसके लिए वो मंदिर बनवाया जाता है। तो वो मेन देवता यहाँ पे इस मंदिर का कौन सा है, वो भगवान विष्णु। मलेशिया में सेना प्रमुख को खालिस्तान कहा जाता है, वहाँ पे लक्ष्मण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सेना प्रमुख को सेनापति कहते हैं ना भारत में, वैसे जो है मलेशिया के अंदर सेना प्रमुख को लक्ष्मण कहते हैं। राम का भाई है ना, जो भगवान श्री राम के भाई, वही, ठीक है ना, उसी लक्ष्मण की बात हो रही है यहाँ पे। तो लक्ष्मण वहाँ से, मतलब भारतीय सभ्यता संस्कृति जो थी ना धीरे धीरे विदेशों में फैली, जो कि हम चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो चीज़। तो वहाँ पर फैलने के चलते जो है वहाँ पे
हमसे कुछ ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे हमारी सभ्यता संस्कृति से, भगवानों से, तो इसी के चलते वहाँ पे सेना प्रमुख को लक्ष्मण कहा जाने लगा। राजा अशोक ने अपने पुत्र खालिस्तान और पुत्री, मतलब यहाँ पे हमें पुत्र का नाम बताना है क्या है, पुत्री का नाम बताना है क्या, को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। तो पुत्र का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। तो इन दोनों को जो है, अपने बच्चों को जो है इन्होंने श्रीलंका जो है भेजा था, बुद्ध का की जो ज्ञान था उसको प्रचार करने के लिए। भारतीय गणित को अरब देशों में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय गणित जो है उसको अरब देशों में हिंदी सा कहा जाता है। हिंदी जैसे अपनी फील आ जाएगी यार, हिंदी है ना, हिंदुस्तान हिंदी, तो ऐसे हिंदी सा उसको कहा जाता है वहाँ पे गणित को। हम यहाँ पे गणित कहते हैं ना, वहाँ पे कहते हैं हिंदी सा, जैसे अंग्रेज मैथ कहते हैं इसको, तो वैसे वहाँ पे हिंदी सा कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमको करना है मिलान। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, मिलान में मजा आता है यार। तो मिलान करने हैं हमको, जो है यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं और इधर कुछ जगह है या कुछ चीजें दे रखी है। ह्वेनसांग, देखो ह्वेनसांग इनमें से क्या था, एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग, ठीक है। भृगुकच्छ, ये भृगुकच्छ जो है एक बंदरगाह थी, विकसित बंदरगाहों में से एक थी, मतलब प्राचीन समय में जो है ना 5-7 ही थी मेन मेन बंदरगाह, तो भृगुकच्छ भी उसी में से एक थी। अब दलाई लामा जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख नेता थे और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का तिब्बत में काफी प्रचार किया था, बहुत हाई लेवल पे। तो उसके बाद में काफी प्रसिद्ध नेता ये हो चले थे। संगई पटनी और बच गया हमारा संघमित्रा। तो संगई पटनी भी देख लेते। देखो संघमित्रा कौन थी, संघमित्रा थी राजा अशोक की बेटी का नाम। अभी खालिस्तान भरने थे ना, उसमें आया था ना संघमित्रा और महेंद्र था आई थिंक। संगई पटनी, ये जो है मलेशिया में एक पर्वतीय स्थल है, उसका नाम है संगई पटनी। देखो ये आ गया, महेंद्र संघमित्रा था ना, वही संघमित्रा है ये। चलो आसान थे ना ये, तुक्के बिड़ाने वाले। और भाई ये मेरे को बहुत वियर्ड लगा यार, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार। ये देखो तुम, सही और गलत हमको निकालने थे। अगर गलत आता है तो लाल वाला बटन दबा देना है और सही आता है तो सही वाला। कोई बटन नहीं दबाना है आपको वीडियो में, कहीं आप पोज करके बैठे रहो भाई, कुछ हुआ नहीं बटन दबाने से, तो ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहला है 1965 में इंडोनेशिया के न्यू गिनीज का नाम बदलकर जयपुर रखा गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंडोनेशिया का जो न्यू गिनीज एक पर्वत है, तो वहाँ पे उसका नाम बदल के क्या रख दिया, जयपुर रख दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने श्रीलंका में कौंडिन्य राजवंश की स्थापना करी थी। बिल्कुल सही बात है ये भी। जावा में स्थित बोरोबदूर मंदिर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब ये एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसे 1 मार्क्स क्वेश्चन बना के कि बोरोबदूर मंदिर किस भगवान को अर्पित है या फिर ये कहाँ पर स्थित है, ऐसे पूछे जाते हैं। वैसे जो है ना एमसीक्यूज की वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखोगे तो आपको जो है एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो वो चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर अनेक देशों में हिंदू और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था। हाँ बिल्कुल सही बात है, भारतीय संस्कृति के चलते ही तो हुआ था सारा। 7वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक नारदेव थे। हाँ बिल्कुल ये भी बात सही है। तो ये अजीब सा लगा मेरे को, मतलब इन्होंने एक भी गलती नहीं दिया हमको, सारे के सारे सही दे दिए। चलो आगे बढ़ते हैं लघु प्रश्न पे। लघु प्रश्न होते हैं एक लाइन वाले बस। चलो पहला प्रश्न है, ध्यान योग की पद्धति कब और कैसे कोरिया पहुंची। मतलब भारत में शुरुआत हुई इस ध्यान योग की। ध्यान लगाते हैं ना हम ऐसे, मतलब आसन होता है बैठ के ऐसे, मतलब पोलथी जो है पालथी मार के बैठते हैं हम और उसके बाद में ध्यान लगाते हैं। वो योग का एक मुद्रा होती है, वो देखी होगी आपने। तो उसमें जो है पूछ रहे हैं हमसे कि ये जो पद्धति थी कब और कैसे जो है कोरिया पहुंच गई थी। तो ये 8वीं और 9वीं शताब्दी की बात है। ये पहले चीन में गई और चीन के रास्ते से फिर ध्यान योग की पद्धति जो है कोरिया पहुंच गई। तो हमसे क्या क्या पूछा, कब पहुंची और कैसे पहुंची। पहुंची कैसे थी, चीन के रास्ते से पहुंची थी, और कब पहुंची थी, 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास पहुंची थी। उस समय ऐसा नहीं था भाई कि इस साल की इस तारीख को अब हमने चलो ये सभ्यता जो है ये टेक्निक जो है हमने कोरिया पहुंचा दी, ऐसा नहीं था। पहले अंदाजा होता है सारा इतिहास के मामलों में। खगोल ज्ञान का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। खगोल ज्ञान का होता है अंतरिक्ष, स्पेस के बारे में बहुत सारी चीजें मिलती है हमको जानने को। तो उसके लिए एक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है प्राचीन समय का, और इसे अरब देशों में किस नाम से जाना जाता है। तो ये खगोल विज्ञान का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, और इसको जो है अरब देशों में सिंधिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो असली नाम है जो भारत में कहते हैं वो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, और अरब देशों में कहते हैं इनको सिंधिन।
अगला प्रश्न है भारतीय जीवन पद्धति का मुख्य आधार क्या है। ये जो है याद रख लेना, ये बहुत आसान सा है, लेकिन भाई मेरे को ढूंढने में लिटरली बहुत मेहनत लग गई, क्योंकि मैंने क्या करा भाई, मैं पाठ पढ़ रहा था ऐसे ही मस्त, और ये साइड में बिल्कुल कोने से में दुबका के दे रखा है। भाई मैं सोच रहा मैं ये आ क्या गया, ये मुख्य आधार पूछ क्या लिया हमसे। तो ये एक संस्कृत का वर्ड है, भारतीय जीवन पद्धति का मुख्य आधार है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव होती है धरती, धरती के बारे में बता रखा है कि धरती जो है सब कुछ है, वैसा कुछ है, मतलब ये आप गूगल पे सर्च करना, काफ़ी बड़ा सा इसका सीन आ गया, एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ को लेके। फिलहाल ये एक संस्कृत का शब्द है जिसको आपको एज इट इज ही याद रखना पड़ेगा, वसुधैव कुटुंबकम। ये आपने कई जगहों पे सुना भी होगा, कहीं ना कहीं जिक्र आता रहता है इस वर्ड का। चलो, बौद्ध धर्म को चीन का राजकीय धर्म कब और किसने घोषित कर दिया। 4वीं शताब्दी में वी एक राजवंश आया, उसके पहला राजा डाउन ने बौद्ध धर्म को चीन का राजकीय धर्म घोषित कर दिया। इन्होंने हमसे क्या पूछा, कब करा और किसने करा। किसने करा था, डाउन ने करा था, और कब करा था, 4वीं शताब्दी में करा था। देखो वी राजवंश नहीं याद आए ना, कोई बात नहीं, आप सीधा लिख देना कि 4वीं शताब्दी में डाउन राजा ने जो है बौद्ध धर्म को चीन का राजकीय धर्म घोषित कर दिया, ऐसे लिख लो। या फिर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, आराम से मस्त नंबर ले सकते हो आप। किस देश के करेंसी नोटों पर गणेश जी की मूर्ति, भगवान गणेश जो है हमारे, तो उनकी मूर्ति अंकित करी गई है, तो वो है इंडोनेशिया के ऊपर। इंडोनेशिया में जो नोट चलते हैं ना, जैसे भारत के नोट पे क्या होता है, गांधी जी की फोटो होती है ना, वैसे ही वहाँ पे इंडोनेशिया के जो नोट होते हैं ना, वहाँ पर उन नोटों के ऊपर एक पता नहीं कौन है वहाँ का होगा, कोई मंत्री या कोई योगदान जिसने भी करा होगा खास, अब हमें थोड़ी ना पता भाई उनका। और उसके साथ में जो है, जैसे हम देखते हैं ना फोटो के अंदर साइड में ऐसे पूरा नोट है, बुक में दिखा भी रखा आपको, ऐसे जो है यहाँ पे हमारा गांधी जी होता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक गांधी जी होता है जो कि आर पार दिखता है ऐसे लाइट में जब देखते हैं हम, तो वहाँ पे जो है गणेश जी की मूर्ति उन्होंने लगा रखी है ऐसा करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आइए विचार करें। बड़े क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े नहीं है, ज़्यादा ही बड़े हैं कुछ ये। चलो मैंने छोटे कर दिए यार, जितने छोटे मेरे से हो पाए थे। पहला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की विशेषताएं क्या थी। देखो बहुत ही विशेषताओं के नाम पे ना इसमें ज़्यादा कुछ हमको लिखना नहीं होता, सीधी सी बात है, एक ही खास विशेषता थी, वो थी ये 7 मंजिल का पुस्तकालय था, काफ़ी बड़ा था उसमें, मतलब बहुत बड़ा मानते थे, 7 मंजिला पुस्तकालय था ये, बस सीधा शब्द सरल भाषा में तो ये कह सकते हैं। बट अगर 2 नंबर में आ जाए तो ऐसे इतने से काम नहीं चलेगा भाई, 7 मंजिल का था बस। तो विशेषताएं लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हो, विदेशी विद्वान प्रायः नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने और विभिन्न विषयों का अध्ययन करने आते थे, और ऐसा बताया जाता है कि इस विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है उसका भवन 7 मंजिला था। तो इतना सही जानकारी मिली है बुक में, ज़्यादा कुछ लिख नहीं रखा इन्होंने भी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापारियों ने भारतीय वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ भारतीय संस्कृति के वाहक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कथन को स्पष्ट कीजिए। यानी कि लोग कह रहे हैं कि जो भारत के लोग थे ये जब विदेश गए तो भारतीय संस्कृति अपने आप पहुंच गई, इनको भी नहीं पता बेचारों को कैसे पहुंच गई, लेकिन पहुंच गई। तो उसके बारे में हमको बताना है कि कैसे क्या हुआ था। 500 ईसा पूर्व के लगभग समुद्री व्यापार के बढ़ने के परिणाम स्वरूप संपन्न नगरों और बंदरगाहों से भारतीय व्यापारी व्यापार के नए नए अवसरों की खोज में दूर दूर देशों की यात्राएं करते थे। अब ये व्यापारी जहां पर भी गए भारतीय संस्कृति और मूल्यों को भी अपने साथ ले गए। यानी कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने भगवानों की पूजा करते हैं, हम लोगों का रहन सहन पहनावा जो एक स्टाइल होता है ना पूरा संस्कृति के अंदर, तो वो चीज़ जो है हम वहाँ पे भी लेके गए भाई, हमारा जो यहाँ पे पहनते हैं वही लेके जाएंगे अपने साथ में कपड़े। अब वहाँ पे जाके विदेशी थोड़ी ना बनना है हमको। तो उनमें से कुछ व्यापारी इन्होंने क्या करा, वहाँ पे जाके वहीं पे बस गए, उन्होंने बताया देश में हम ऐसे करते थे, हमारे बचपन ऐसे गुजरा वो, तो लोग इंप्रेस होते चले गए उनसे, और बहुत सारे लोग ऐसे उनके थ्रू जुड़ते गए, इस संस्कृति से अवेयर होते गए, पता चलता गया। और इस प्रकार से जो है व्यापारियों ने भारतीय वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ भारतीय संस्कृति के वाहक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इंडोनेशिया पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा है, गहरा प्रभाव है, इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि करनी है। देखो हमको उदाहरण भी देना है और हमको क्या बताना है, हमको साबित करना है ये बात कि जो भारत की संस्कृति है, इस भारत की, हमारे भारत की इस संस्कृति से इंडोनेशिया कुछ ज़्यादा इंप्रेस हो रखा है। तो इसका हमको प्रूफ दिखाना है कि भाई कैसे। चलो जानते हैं कैसे। बहुत सारे जो है ना इन्होंने, वैसे तो देखो हमें समझ आ जाएगा, बहुत सारी जगहों के नाम, बहुत सारी चीज़ों के नाम जो है इन्होंने भारतीय चीज़ों के नामों से उठा रखे हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमसे ज़्यादा इंप्रेस है, इसीलिए ऐसा होता है बहुत बार। तो देखते हैं क्या क्या सीन है। इंडोनेशिया पर भारतीय संस्कृति का बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत से इंडोनेशियाई लोगों के नामों का उद्गम संस्कृत है, और संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया के प्रमुख नेता
सुकर्णो और उनकी बेटी को मेघावती सुकर्णोपुत्री। सुकर्णोपुत्री का मतलब होता है सुकर्णो और इसकी बेटी सुकर्णोपुत्री, ऐसे लिखते हैं ना संस्कृत में। संस्कृत पढ़ रहे हो यार, इतनी तो आती होगी काम चलाऊ, कि सुकर्णो सुकर्ण होता है, उसकी पुत्री मतलब बेटी, तो सुकर्णो की बेटी मेघावती, तो ऐसे जो है उसका नाम क्या रख रखा है, मेघावती सुकर्णोपुत्री। तो ये संस्कृत से जो है ऐसे इंस्पायर्ड है, ये कुछ ज़्यादा ही पसंद है इनको। इंडोनेशिया की राजधानी जिसको हम जकार्ता के नाम से जानते हैं, ये संस्कृत शब्द जाकृत है, इससे निकला हुआ है। और इसी प्रकार से हम देखें तो इंडोनेशिया के जावा का नाम जो है संस्कृत के जावा द्वीप से निकला हुआ है। 1962 में इंडोनेशिया के न्यू गिनीज का नाम बदलकर जयपुर रख दिया। जयपुर जो है भारत में पड़ता है ना जयपुर, तो उसी से इंस्पायर्ड हो गए कुछ आसपास जो है जयपुर रख दिया इसका नाम। इसी प्रकार जो है ऑरेंज पर्वत को जय विजय पर्वत कर दिया नाम इन्होंने। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय और खेल मंत्रालय को हम कहते हैं, देखो रक्षा मंत्रालय को युद्ध ग्रह और खेल मंत्रालय को क्रीड़ा भक्ति जैसे संस्कृत नामों से जाना जाता है। अब क्रीड़ा भक्ति, क्रीड़ा मतलब खेलना, भक्ति मतलब आई थिंक बस खेलना या मनोरंजन, ज़्यादा कुछ आनंद के साथ खेलना होता होगा आई थिंक ये संस्कृत में। जब संस्कृत पढ़ेंगे यार तब समझ आएगी, अभी तो अपने को इतने काम चलाव आती है। चलो भूल गए यार, काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी। प्रश्न नंबर 4, अंगकोरवाट मंदिर के बारे में विश्लेषणात्मक टिप्पणी करें। यानी कि हमको क्या बताना है, हमको बताना है अंगकोरवाट का जो मंदिर है वो कैसा है, क्या है वहाँ पे। तो कंबोडिया में स्थित अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर कौन से भगवान का है, विष्णु भगवान का है। तो विष्णु मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पौराणिक आख्यानों के विभिन्न प्रसंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। और इनमें से प्रमुख क्या है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की कहानी सबको पता है ना, समुद्र में ऐसे जो है आई थिंक जो है राक्षसों और देवताओं के बीच में ऐसे कुछ पत्थर सा दिखाते हैं फिल्मों में तैयार, और एक ऐसे घुमाया गया था, उसमें समुद्र को मंथन किया गया था, घुमाया गया था उस पत्थर को, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आई थी, अमृत विष ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी ना, और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें निकल के आई थी। सो ये समुद्र मंथन का शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अपने राज्य मंदिर के रूप में करवाया गया। उन्होंने राज्य मंदिर होता है पूरे राज्य के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, तो उस मंदिर के तौर पे इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, और एक्चुअली बहुत प्यारा खूबसूरत मंदिर है ये। अब नेक्स्ट पर्सन जो आ रहा है वो है जापान पर भारतीय संस्कृति का धार्मिक प्रभाव पड़ा। क्या आप इस बात से सहमत है? उदाहरण देने हैं भाई, फिर सहमत हो जाओ तो देखो, अगर आप सहमत नहीं होते भाई ऐसा नहीं है तो मना करोगे और प्रश्न का उत्तर खत्म। लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप कहो, हाँ कहो और उसके बाद उसको साबित करो, ठीक है। चलो हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जापान पर भारतीय संस्कृति का धार्मिक प्रभाव पड़ा। जापान में भारतीय संस्कृति के पहले प्रमाण जो है 552 ईस्वी के आसपास हमको मिलते हैं, जब कोरिया के सम्राट ने जापान के सम्राट को भगवान बुद्ध की प्रतिमा, उनके सूत्र, पूजा यंत्र भेंट के रूप में भेजे थे। जल्द ही हजारों की संख्या में जापानी लोग बौद्ध भिक्षु बन गए और बौद्ध धर्म को जापान में राजकीय धर्म का दर्जा दिया गया। संस्कृत को जापान में पवित्र भाषा के रूप में मान्यता मिली, वही संस्कृत जो भारत से गई थी, तो इसको जो है पवित्र भाषा के रूप में मान्यता मिल गई। और बौद्ध भिक्षु, ये बौद्ध धर्म भी तो भारत से ही गया था, बौद्ध भिक्षु संस्कृत के वर्णों और मंत्रों को लिखने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। इन्होंने जिस लिपि का प्रयोग किया उसे सित्तन के नाम से जाना जाता है, जो संस्कृत मूल के शब्द सिद्धम का जापानी संस्करण माना जाता है। कि जापानी भाषा में ऐसे होता है ना, बोलने का थोड़ा लहजा बदल जाता है, तो वैसा सही सीन हुआ होगा यहाँ पे। यानी कि ऐसी लिपि जो सिद्धि प्राप्त करे, आपको जो है अमर बना सकती होगी, कोई ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वो चीज़ें थी। तो ये ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। चलो आओ करके देखे भाई, ये जो है ना इससे नीचे के जो पर्सन जो पेपर में आते हैं इससे ऊपर ऊपर क्या आते हैं, इससे नीचे के जो है ना, आप नोटबुक में चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला प्रश्न है, पाठ में आए विभिन्न देशों को विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर दर्शाइए। ये बुक में दे रखा है, जो पाठ में बहुत सारे देश आए हैं, वैसे तो जापान, चीन, फलाना ढिमक्का, लेकिन हम मेन देशों की बात करें जो पाठ में जिक्र हुआ, जैसे भारत, यहाँ पे म्यांमार पड़ता है, म्यांमार खास नहीं मिला हमें, वियतनाम का खास जिक्र मिला है। उसके अलावा जो है कंबोडिया का भी पढ़ रहे थे हम, थाईलैंड का पाठ में मिला है, वियतनाम का मिला है, और उसके अलावा चीन का मिला है, जो कि पूरा चीन यहीं पड़ता है, और इसके साइड में जापान भी इधर ही किधर है। तो ये पूरा जो है हमको ऐसे टेढ़ा सा मैप बुक में ही दे रखा था, तो मुझे लगा इससे बढ़िया मैप नहीं होगा, क्योंकि ये बुक में ऑलरेडी है ना। चलो अगला पर्सन है, और आई थिंक ये लास्ट पर्सन है भाई। इसमें से आपको क्या करना है, कल्पना करनी है। क्या कल्पना करनी है, सोचते हैं। अगर आपको विदेश जाने का मौका मिले और वहाँ आप किसी ऐतिहासिक मंदिर या किसी स्थान का नाम जाने जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो,
तो आप कैसा महसूस करेंगे। आपको पता लगे कि आपके देश की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी चल रही हैं और आज भी चल रही हैं। तो अगर मुझे कभी विदेश जाने का ऐसे मौका मिला, वैसे तो नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी मिल गया, तुक्का लग गया मेरा, वहाँ किसी ऐतिहासिक मंदिर या किसी स्थान पर अगर भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को मिला, तो मैं अपने आप पर और अपने इस देश पर गर्व महसूस करूँगा कि हमारे देशवासियों ने जो है आज से हज़ारों साल पहले अपनी जो सभ्यता है उसको दूर-दूर तक, अपनी संस्कृति को दूर-दूर तक फैला दिया था। चलो ये था, आप अपने हिसाब से जो मन करे वो लिख सकते हो भाई, ठीक है ना? चलो ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आई होप आप लिख भी लोगे और समझ भी लोगे। जिसको देखो नोटबुक वगैरह में लिखना होता है ना, वो यहाँ पे वीडियो देखने में अगर टाइम आपको लगता है कि भाई ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे बार-बार पॉज़ और प्ले करनी पड़ती है, तो आप वेबसाइट इसीलिए लिखा है वेबसाइट पे मैंने, ताकि आपको ईज़ी रहे भाई। तो वेबसाइट अगर आपको नहीं पता क्या कहाँ जाए, तो सीधा गूगल पे जाके ऐसे लिख लेना CCL चैप्टर, और उसमें जो है ना सरकाते रहोगे पूरा पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा बाकायदा कि कक्षा HBSC क्लास 7 इतिहास सॉल्यूशन। तो वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन मिलेगा, और उस पेज का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, कहीं घूमना ही ना पड़े फालतू में। कमेंट में चेक कर लेना, कमेंट में भी मैं ऐड कर दूंगा टाइम से, फर्स्ट कमेंट में, ठीक है? अगर होगा तो फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। चलो अब वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से 12 तक, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वंटी दबा लेना, ताकि जो भी अपडेट दूँ आपके रिगार्डिंग तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।